नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं सिटी लाइट। छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण के फैसले के खिलाफ कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 5, 6 और 7 जून को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसके बाद 9, 10 और 11 जून को ब्लॉक्स में बीईओ दफ्तर का घेराव किया जाएगा। इसके अगले चरण में डीईओ दफ्तर का घेराव किया जाएगा। सभी जिलों में 3 से 5 किलोमीटर तक की यात्रा निकाली जाएगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि शिक्षा न्याय के तहत प्रदेश में बंद स्कूलों को लेकर वो लड़ाई लड़ेंगे, जबकि सीएम साय ने कहा कि युक्ति युक्तकरण का फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का निर्णय, बीओ कार्यालय घेराव का निर्णय, फिर 3 से 5 किलोमीटर न्याय यात्रा कर डीओ कार्यालय का घेराव का निर्णय और स्कूलों के सामने तख्ती लेकर प्रदर्शन करने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ली है। जो 10,463 स्कूल बंद कर रही है उसके खिलाफ में मुखर होकर लड़ाई लड़ सके। प्रदर्शन करें क्या करें उनका काम है, लेकिन युक्ति उत्करण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कदम है, बच्चों के हित में ये कदम है। तकलीफ इसमें उन्हीं को हो रहा है जिनको मतलब अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि स्कूल बंद किया जा रहा है, तो ये तो अच्छा ही है ना। तो ये सब का विरोध कहाँ तक उचित है? मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ बीजेपी 9 जून से संकल्प से सिद्धि अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि 11 साल में देश की दशा और दिशा बदली है। देश ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। जबकि अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस निरर्थक आरोप लगा रही है मैतारी बंधन योजना को लेकर। मैतारी बंधन योजना की 16वीं किस्त जारी हुई है। कांग्रेस ने केवल 5 साल तक महिलाओं को ठगा है। देश का चहुमुखी विकास हुआ है, हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। एक तरफ सबका साथ सबका विकास, ये मूल मंत्र से सरकार सबके जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रही है। सम्मान के लिए, महतारियों के आत्मनिर्भरता के लिए, महतारियों को सक्षम बनाने के लिए योजना बनाकर काम कर रही है, और हर महीने समय पर महतारी बंधन की राशि माताओं और बहनों तक जा रही है। छत्तीसगढ़ में नकली खाद की बिक्री और जमाखोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम कह रहे हैं कि नकली खाद की कालाबाजारी को लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। इधर डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे हैं कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं होगी। बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है। सरकार ने उसकी पूरी तैयारी की है। खाद की किसी तरह से कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। ये सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार, किसान हितैषी सरकार है। किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है, इसलिए खाद की कोई कमी नहीं होने देगी सरकार। ये सुनिश्चित करने का काम सरकार कर रही है। जगदलपुर में बस्तर शांति समिति ने माओवाद का विद्रूप चेहरा बस्तर से बीजिंग तक विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और चर्चित फिल्म निर्माता सुदीप्तो सेन शामिल हुए। इस दौरान विजय शर्मा ने माओवाद पर तीखा हमला बोला। आईजी सुंदरराज ने फोर्स द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन की जानकारी दी और शांति समिति ने माओवाद के खिलाफ शहर में रैली का भी आयोजन किया। बड़ी संख्या में नक्सल पीड़ितों ने उसमें हिस्सा लिया। नक्सली मुख्यधारा में आए, पुनर्वास करें, और बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ सरकार उनका रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करने तैयार है। मोहन कैबिनेट की बैठक पचमढ़ी में आयोजित हुई। कई कैबिनेट मंत्री ने IBC24 से बातचीत की है, प्रतिक्रिया दी है। सुने आप। स्लोगन है आदरणीय प्रधानमंत्री का, विरासत भी और विकास भी। हम अपने महापुरुषों को सम्मान दें, और जब वहाँ बैठकर कोई हम फैसला करते हैं तो वो फैसला संकल्प के साथ होता है।
और एक प्रकार से उस महापुरुष के चरणों में श्रद्धांजलि होती है। नहीं, पचमढ़ी पहले से ही विकसित एक स्थान है, सतपुड़ा की रानी है, मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन है। पचमढ़ी अपने आप में सुंदरता की कहानी कहता है, यहाँ का विकास भी जो है दिख रहा है और बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम ये कहना चाहें कि जो हमारे महानायक है, जिन्हें कहीं न कहीं भुला दिया गया था, अलग अलग जगहों पे बैठकें रख करके कैबिनेट की और एक नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को पचमढ़ी में 33 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने पचमढ़ी उद्यान और कॉलेज का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर करने की घोषणा की। इसके साथ ही पचमढ़ी में जनजातीय संग्रहालय और कोरकू समाज के पवित्र स्थल पर प्रतीक्षालय और टीन शेड बनवाने का ऐलान किया। सीएम ने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ पचमढ़ी के राजा भभूत सिंह उद्यान में पौधारोपण भी किया। और आपको बता दें कि आगामी 14, 15 और 16 जून को पचमढ़ी में बीजेपी का अभ्यास वर्ग होगा। इस अभ्यास वर्ग में बीजेपी के मंत्री, विधायक और सांसद भी शामिल होंगे। तो पचमढ़ी को 33 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। तो पचमढ़ी में स्थित राजभवन में मोहन कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर करने का फैसला भी इसमें शामिल है। 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा। 9 जून को पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने पर अलग अलग जगह कार्यक्रम किए जाएंगे। राजस्व विभाग के 500 पदों को खत्म कर 1200 पदों का सृजन करने का फैसला भी इसमें शामिल है, जिसमें आईटी के पदों को महत्व दिया जाएगा। इंदौर आईआईटी में एग्रो आईआईटी हब बनाने का फैसला लिया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट में दिया है। इसके माध्यम से कृषि तकनीक में बढ़ावा देने का काम होगा। कृषि क्षेत्र से नौजवान इसके जरिए स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। इसी प्रकार 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट होगा। मंत्रालय उसका आयोजित करेगा। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ 5 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय अब हो गए। 9 जून से 21 जून तक प्रधानमंत्री के 11 वर्ष पूरे होने पर पूरे ही देश में कार्यक्रम होंगे। 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किस प्रकार प्रगति हुई है देश की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भोपाल दौरे और जातिगत जनगणना का श्रेय लेने को लेकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने तीखा हमला बोला। हमसे खास बातचीत में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी से 60 साल का हिसाब मांगा। बाकी मंत्रियों ने भी क्या पूछा, ये भी आप सुनो। कांग्रेस के किसी नेता की बात पर अब टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। वो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष के नेता हैं, उनको अपना काम करना चाहिए। मुझे लगता है वो पिछले 20-25 साल से इसी काम में लगे हैं, उनको और ताकत से लगे रहना चाहिए, क्योंकि 450 से 43 पे लाना बड़ा परिश्रम का काम है। पहले भी कर चुके हैं वो। मुझे लगता है ये जारी रहना चाहिए। वो तो ऐसे आते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा और वो इसी प्रकार से चिंता और चिंतन करते रहें। कांग्रेस धरातल पे चली गई है, इसलिए वो कहीं न कहीं अपनी जमीन तलाश रहे हैं। वो कहीं की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन को दोबारा खड़ा करने के अभियान की शुरुआत कर दी है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में कांग्रेस के सभी दिग्गजों के सामने ये साफ कर दिया कि अब गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में चलेगी नहीं, सभी को एक होना पड़ेगा। जीतू पटवारी से बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने कि बैठक में हुआ क्या है, सुने एक बार आप। राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश में 5 घंटे बड़ी बैठकें की हैं, संगठनात्मक बैठकें हैं। जीतू पटवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। किस तरीके की बैठकें कैसी रही आज राहुल जी ने? बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। क्या कुछ खास रहा सर बैठक में? एक नंबर, बहुत अच्छा। मुख्य उद्देश्य था संगठन सृजन का, उस काम को मूर्त रूप मिला। राहुल जी के आने से पूरे परिवार में, कांग्रेस परिवार में बहुत उत्साह आया और मैं मानता हूं कि इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से हम फिलफुल करें। राहुल जी ने एक बात ये भी कही कि सबको मिलकर काम करना होगा, सबको एकजुट रहना होगा। 100% करना ही चाहिए, ये तो हर नेता कहेगा और जरूरी भी है।
चलिए, जीतू पटवारी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं सबको मिलकर काम करना होगा। राहुल गांधी बोलकर गए हैं, एकजुट रहने के निर्देश देकर गए हैं कि सभी लोग एक साथ रहेंगे तभी मध्य प्रदेश कांग्रेस मजबूत होगी और अगला चुनाव जीत पाएगी। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में 5 घंटे रहे हैं और 5 घंटे में 5 बड़ी बैठकें की हैं, सभी बड़े नेताओं के साथ बैठक की और सबको समझाया है कि सब एकजुट रहेंगे तभी कांग्रेस पार्टी जीत सकेगी। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। राहुल गांधी के एमपी दौरे ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से चार्ज कर दिया है। राहुल के साथ बैठकों में शामिल होने के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर और कांग्रेस के विधायक ओमकार सिंह मरकाम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में 5 घंटे रहे हैं, 5 बड़ी बैठकें ली हैं, पूरी कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिशें राहुल गांधी आज करके गए और मेरे साथ ओमकार सिंह मरकाम हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। राहुल गांधी ने आज 5 बड़ी बैठकें की हैं, क्या सूत्र दे के गए हैं? राहुल गांधी जी देश के लिए समर्पित हैं। स्वर्गीय इंदिरा जी, राजीव जी के पद चिन्हों में चलते हुए देश की अखंडता संप्रभुता के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और जिस तरह से देश में आज संकट है, उन संकट के समय में कांग्रेस जन एकत्रित हों, सब लोग इस देश के लिए काम करें, ये संदेश देने के लिए। तो गुटबाजी की भी उठी, राहुल गांधी ने कहा सबको एक होकर काम करना निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने सबको कहा कि सब देश के लिए काम करें, मिलकर के काम करें। ये देश को जरूरत है समर्पित भाव से काम करने वालों की और कांग्रेस इसके लिए काम करे। जैसा राहुल जी ने कहा कि 71 में जो अमेरिका हमको मारने के लिए 7वें बड़े भेजा था, वही अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप का ऑर्डर और सरेंडर, ये कैसा है? देश की अखंडता के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। कुछ विधायकों ने, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस के ही नेता चुनाव नहीं जीतने देते। देखिए, तमाम तरह के परिवार की बातें हैं, परिवार की बातें परिवार तक सीमित है। देश के लिए काम करना ही राहुल जी का मिशन है। देश के लिए काम करना राहुल गांधी का मिशन है। कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने का सूत्र देके गए हैं, सभी दिग्गजों को, सभी क्षत्रपों को एक टेबल पर बिठा के ये साफ करके गए हैं कि अगर एक नहीं हुए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस कभी वापसी नहीं कर सकेगी। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह के लिए शुल्क तय कर दी है। निकाह पढ़ाने वाले मौलवी या इमाम अब 1100 रुपये से ज़्यादा नजराना नहीं ले सकेंगे। अगर उन्होंने नियम नहीं माना तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने इस संबंध में बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया है। इस आदेश को प्रदेश के तमाम मस्जिद, मदरसा और दरगाह के मुतवल्लियों को भेजा जा गया है। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि इससे समाज के गरीब वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। जो भी छत्तीसगढ़ में निकाह पढ़ाएंगे वो 11 रुपये से लेकर 1100 से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। कोई खुशी से ज़्यादा दे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, बाकी आप 1100 से ज़्यादा की निकाह की रसीद नहीं काट सकते हो। शरीयत कानून में लिखा है कि निकाह को सरल करना है, सहज करना है कि आराम से हो पाए। बाकी इस टाइप की दादागिरी के कारण यह आदेश लागू किया गया है और इसके समस्त इमाम मौलाना साहब को कानून का पालन करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए इंडिया ब्लॉक की मंगलवार को नई दिल्ली में बैठक हुई। 16 विपक्षी पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने जानकारी दी कि सभी दलों ने पीएम को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। आम आदमी पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं हुई। डेरेक ने बताया कि आप बुधवार को प्रधानमंत्री को अलग से चिट्ठी भेजेगी। रायपुर में श्री जैतू साव मठ के भगवान श्री राम और श्री हनुमान मंदिर के नाम की जो जमीन है, ये हड़पने वाले भूमाफिया और उनका साथ देने वाले अधिकारियों को तगड़ा झटका लगा है। जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट रोड पर धर्मपुरा में मठ की लगभग 40 करोड़ रुपए की जमीन, जिसकी कीमत करीब एरिया की बात करें तो 5 एकड़ की जमीन थी। इस जमीन का भूमाफियाओं के नाम पर नामांतरण आदेश जो था ये रद्द कर दिया है। तहसीलदार की जांच में खुलासा हुआ है कि भारतमाला मुआवजा घोटाले का मास्टरमाइंड हरमीत सिंह खनूजा इसने पूरा खेल किया और मास्टरमाइंड हरमीत के शामिल होने पर प्रशासन चौकन्ना हुआ, जिसके बाद सघन जांच के बाद तहसीलदार ने एसडीएम कलेक्टर की अनुमति से नामांकन रद्द किया। मामले में अब शामिल जमीन दलाल, कथित महंत और अधिकारियों के खिलाफ आगे एफआईआर की जाएगी। जीतू साहब मठ जो रामचंद्र स्वामी और हनुमान जी का मंदिर है, इस मंदिर की करीब 40 करोड़ रुपए की ज़मीन जो 5 एकड़ ज़मीन थी, उसका इन्होंने फर्जी कूट रचना करके तत्कालीन तहसीलदार मनीष देव साहू और अजय चंद्रवंशी द्वारा गड़बड़ी की गई थी और अवैध नामांतरण से चढ़ा लिया गया था।
हमारे मंदिर ट्रस्ट की और अन्य लोगों की हमारी शिकायत पर जिला प्रशासन ने उसको पूरा जांच करके वापस रिव्यू करके मंदिर की 40 करोड़ की जमीन उन्होंने। मुरैना में जल नल योजना यानी नल जल जो योजना है, इसमें ठेकेदार द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया है कि ठेकेदार को अधिकारियों ने भुगतान भी दे दिया है, बावजूद इसके नल जल योजना शुरू नहीं हो पाई है। मामले की शिकायत कई बार ग्रामीण कर चुके हैं, बावजूद इसकी कोई सुनवाई होती नहीं है। जेबरा खेड़ा गांव नल जल योजना पूरी हुई नहीं है, इसके बाद भी ठेकेदार ने बिजली कंपनी से बिना कनेक्शन लिए ही ट्रांसफार्मर से तार डालकर बिजली सप्लाई ले ली। पानी की सप्लाई की टेस्टिंग की जा रही थी, तभी बिजली कंपनी को किसी ने शिकायत कर दी और सहायक प्रबंधक ने पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री के खिलाफ बिजली चोरी का केस बना दिया। फिलहाल मामले की जानकारी की जा रही है। ठेकेदार की कमी है, हम तो बोल रहे हैं उससे, ठेकेदार से वो हमसे बात भी नहीं करता है। ठेकेदार शिकायत की है, उन्होंने बताई थी पंजीपुरा पर बोर्ड लगेगा, बोर्ड नहीं लगाया, नल पे नहीं की है। और ठेकेदार की लापरवाही है, हमसे बात ही ना करते। ठेकेदार परेशानी करना नहीं पड़ रही, सामने करना पड़ रहा है। पहले अपन कैंचू होता पुराने ताम ला रहे हैं, रोएगा नहीं। पानी की व्यवस्था ये नल पर लाइन डल गई ये बताते हैं, और हमारे देखिए पर लाइन में पानी भी नहीं आ रहा है। कभी जेट है कभी बह, रोज के बह ले लेते हैं दूसरे से। पानी भी है और नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये टंकी चालू है तो और फायदा है अपने लिए। अब इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन कोई भी यदि विद्युत का अवैध कनेक्शन लेगा, ठेकेदार हो या कोई हो, तो उसके विरुद्ध विद्युत विभाग FIR कराने में सक्षम है। खबर हरदा से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि वापस मांगने गए सीएमओ और पुलिसकर्मी ने हितग्राही को डराया, धमकाया और उससे उसकी पत्नी को हार्ट अटैक आ गया, उसकी मौत हो गई। मामले में पीड़ित ने नगरपालिका सीएमओ की शिकायत कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से की। बता दें कि हितग्राही मोहनलाल पवार को नगरपालिका ने साल 2020 में आवास योजना की पहली किस्त 1 लाख रुपए की दी थी। उनके द्वारा मकान नहीं बनाया गया। मकान निर्माण नहीं कराने पर नगरपालिका अधिकारी योजना की राशि वापस लेने पहुंचे थे। मामले में पीड़ित का कहना है कि आवास योजना के पैसे मिले थे, लेकिन कोरोना काल में राशि खर्च हो गई। साथ ही पीड़ित ने नगरपालिका को मकान निर्माण का आश्वासन दिया था, बावजूद उसे डराया गया, धमकाया गया। कलेक्टर से शिकायत की गई है, कार्रवाई की मांग की गई है। क्योंकि इन्होंने मेरे को ले गए थाने और बिठाल रखा, जबरन गाली गलौज करने लगे और बोला कि आप मेरे को बोले कि पैसे दो तो मैं आपको छोड़ता हूँ, नहीं तो बोले कि आप बैठे रहो, नहीं तो जेल भेज दूंगा आपको मैं। हाँ, मैंने अपने कलेक्टर महोदय और SP साहब को आवेदन दिए हैं, कल शिकायत करी है। शासन के निर्देश हैं कि जिनके नाम सरेंडर हो गए, जिन्होंने आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का में आवास नहीं निर्माण किया है, उनसे 1 लाख रुपए की वसूली की जाए। उसी शासन के निर्देश के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ भी बिल्कुल गलत बात है, मिथ्या बात कर रहे हैं वो, क्योंकि इनके विरुद्ध में FIR 2023 में जनवरी में दर्ज हो चुकी है और ये 2 वर्ष बाद अभी ये गलत शिकायत कर रहे थे, गलत बात है। कवर्धा में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कवर्धा पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो खुद के नाम से 16 बैंक खाते खोलकर साइबर ठगों को किराए पर देता था। इसे ठग गिरोह इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन धोखाधड़ी में करते थे। आरोपी मोहन जायसवाल के खिलाफ अलग अलग राज्यों में ठगी के 8 मामले दर्ज हैं। विभिन्न खातों में इसने ट्रांसफ़र किया है देश के, और करीब 8 केस पूरे देश में इसके खिलाफ रजिस्टर है। उसमें एक अपने यहाँ भी ये केस रजिस्टर है और इसको लेकर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसके खातों का उपयोग डेफिनेटली 8 खातों में तो हुआ ही है, इसके अलावा और कितने खातों में हुआ वो भी है, और इसके जो सहयोगी हैं इस जिले में उनका भी हम पता लगा रहे हैं। टेलीग्राम में 2 लोग नंबर दिए थे, मेरे साथ 5-10 लोगों को और जोड़ा था, वो लोग भी काम किए। सरगुजा में म्यूल अकाउंट के जरिए लेन देन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। फिर एक कृषि विभाग के कर्मचारी इसका शिकार हो गए। परिचित युवकों ने पीड़ित कर्मचारी का अकाउंट निजी बैंक में खुलवा दिया और अकाउंट से कुछ दिनों में ही 1 करोड़ 80 लाख रुपए का लेन देन भी कर दिया। इसकी जानकारी पीड़ित कर्मचारी को तब लगी जब बैंक ने उसे नोटिस जारी किया। पीड़ित की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने सुमित सिंह और अनुज सिंह नाम के 2 युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पीड़ित वैभव सूर्यवंशी कृषि विभाग के कर्मचारी हैं। उनकी जान पहचान सुमित सिंह और अनुज सिंह से कुछ दिनों से पहले ही हुई थी, ऐसा उनका कहना है।
गांधीनगर में जो है म्यूल अकाउंट और फर्जी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पैसे आने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 2 आरोपी हैं जिनकी पता तलाश और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सागर में अचानक से 2 मंजिला मकान गिर गया। मकान में रहने वाले 4 लोग घायल हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। रहली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 की घटना बताई जा रही है। अचानक से एक 2 मंजिला मकान गिर गया, 4 लोग घायल हैं। इलाज उनका किया जा रहा है। रहली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 की घटना है। सागर की खबर है, अचानक से 2 मंजिला मकान गिर गया। मकान में रहने वाले 4 लोग घायल हैं। शिवम दत्त तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। शिवम, कैसे गिरा ये मकान, सबसे पहले तो यही बताएं। जी, असल में ये जो मकान है, आपको बता दें कि रहली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 9 में स्थित ये मकान था। जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, बहुत ही पुराना मकान। ये अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि काफी पुराना मकान था, और क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बारिश यहाँ पर देखने को मिली है, सागर में आज भी बारिश हुई थी, और हो सकता है कि पुराना मकान होने की वजह से और बारिश की होने की वजह से उसमें कहीं ना कहीं ये घटना होनी देखी जा रही है। इसमें 4 से 5 लोगों के घायल होने की अब तक सूचना मिली है। हालांकि गनीमत रही कि कोई भी गंभीर घायल इस घटना में नहीं हुआ है। तुरंत ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची और लोगों को अस्पताल भी रेफर कराया गया है, जहां पर उनको इलाज मुहैया कराया जा रहा है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया। भिलाई में हिट एंड रन में घायल बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्ची की मौत से गुस्साए परिजनों ने थाने का घेराव कर दिया। मौजूद स्टाफ ने समझाइश देकर मामला शांत कराया। बता दें कि 6 दिन पहले फुटबॉल खेलकर वापस लौट रहे भाई बहन को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इलाज किया जा रहा था उसका, लेकिन जो ड्राइवर था कार का वो फरार हो गया, जिसका अब तक कोई सुराग भी नहीं लग पाया। पीड़ित परिवार मुआवजे के साथ ही आरोपी कार ड्राइवर पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। स्थायी शासन नेता से ये मांग है कि एक कैमरा का जो करके गया है, कैमरा के ऊपर वाला जो बिछाया है, पहले कैमरा के ऊपर FIR करवाना है। एक्सीडेंटल केस हो तो मुआवजा तो मिलेगा ही, जो शासन जांच करेगी। तो हमारे एक संजय यादव जी हैं, वो मेरे को फ़ोन किए, समझ जाओ 9 साढ़े 9 के बीच फ़ोन किए, तो बच्चे का खबर दिए, तो मैं उसकी माँ को लगाई, तो वो बताई मेरे को। हम लोग चाहते हैं कि कार वाला मिलके उसको बच्ची का मुआवजा दे, ऐसे चाहते हैं बस। दुर्ग जिले में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। STF की टीम ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से भारत में रहने के लिए फर्जी दस्तावेज के साथ बांग्लादेश के उनके असली दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। दोनों अवैध घुसपैठियों को कैंप 2 छावनी से गिरफ्तार किया गया। ये दोनों आरोपी 8 महीनों से कैंप क्षेत्र में रह रहे थे। छावनी थाना पुलिस और STF की टीम के द्वारा दुर्ग जिले में लगातार कार्रवाई के अनुक्रम में आज 2 अवैध बांग्लादेशियों को कैंप 2 छावनी से उनको पकड़ा गया है। ये मोबाइल की चेकिंग की गई तो इनके पास बांग्लादेशी नागरिकता से संबंधित पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, इसके अतिरिक्त जो एक वहाँ पे राष्ट्रीय नागरिकता परिचय पत्र मिलता है वो, और अन्य बहुत सारे दस्तावेज मिले। अलीगढ़ में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया, जिसमें मूल अभ्यर्थी की जगह किसी अन्य शख्स ने परीक्षा दी, पास भी हो गया। खुलासा तब हुआ जब अपने चयन के बाद मूल अभ्यर्थी नौकरी ज्वाइन करने के लिए अलीराजपुर SP दफ्तर पहुंचा। दस्तावेज परीक्षण के दौरान आरोपी राम रूप गुर्जर के आधार पर हिस्ट्री में पुलिस कुछ संदिग्ध गतिविधियों पर उसे दिखी और गड़बड़ झाले की जैसी भनक लगी। पुलिस सक्रिय हुई, दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। खेल जगत से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। IPL 2025 की ट्रॉफी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB ने जीत ली है। 18 साल बाद RCB का यह सपना पूरा हुआ है। फाइनल में पंजाब को हराया है 6 रनों से। तो 3 बार फाइनल में पहुंची थी बेंगलुरु की टीम इससे पहले, और आज 18 सालों का सपना RCB फैंस का और इस पूरी टीम का पूरा हुआ है। फाइनल में पंजाब को
6 रनों से बेंगलुरु ने हरा दिया है। और क्या जबरदस्ती मैच, पहले आरसीबी ने बैटिंग की, 190 रन बनाए, स्कोरबोर्ड पर टांगे और पंजाब को चेस करना था। लेकिन सबसे बड़ी जो उम्मीद थी श्रेयस अय्यर पंजाब की तरफ से, वो परफॉर्म नहीं कर पाए और केवल शशांक सिंह ही एक तरफा खेलते रहे लेकिन जिता नहीं पाया। और आरसीबी 18 साल बाद पहली बार आईपीएल का खिताब उसने अपने नाम किया है। और देखिए अलग अलग शहरों की भी तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से फैंस खुश हैं और किस तरह से आरसीबी के जो प्रशंसक हैं उनका जोश अब एक अलग ही स्तर पर जा चुका है। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आखिरकार 18 सालों के बाद उन्होंने ये मैच, ये पूरी जो ट्रॉफी थी आईपीएल की, बार बार चोकर्स कहा जाता था, बड़े स्टेज पर वो हार जाते हैं, ये टैग उन पर लगता था, लेकिन तमाम इन टैग्स को धता बताते हुए आरसीबी ने ये ट्रॉफी अब अपने नाम की है। 18 साल का सूखा, इस ट्रॉफी का सूखा अब खत्म किया। और हमारे खेल संवाददाता विशाल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या शानदार ये मैच था, लेकिन 18 साल का सूखा खत्म किया और आखिरकार आरसीबी के खाते में आईपीएल की वो ट्रॉफी आ ही गई, क्योंकि बार बार उन्हें चोकर्स कहा जाता था। फैंस को भी जवाब मिल गया विशाल। बिल्कुल अविनाश, फैंस ने जो है जिस तरीके से वो लगे रहे, फैंस विराट कोहली के साथ, स्पेशली आरसीबी एक तरफ और विराट कोहली एक तरफ। विराट कोहली के लिए जो फीलिंग्स आज विराट कोहली ने जीत के बाद दिखाई, वो बयां करने के लिए काफी है कि 17 साल से जो चोकर्स का टैग लेके आरसीबी लगातार चल रही थी और आज जिस तरीके से आरसीबी ने जवाब दिया है, बेहतरीन खेल खेला है और पंजाब को हराया। हालांकि पंजाब ने भी इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, पंजाब ने भी इस बार फैन बेस अपने बढ़ाए, उसके भी काफी फैंस जो है वो बढ़े, मगर आरसीबी बोलते हैं ना, इतना दुआ आपके साथ रहेगा तो आपके जीत जो है सुनिश्चित हो ही जाएगी। और वाकई आरसीबी ने आज कमाल का प्रदर्शन किया। और देखिए क्या बोलते हैं कि बड़ा मैच था, ये बड़ा फाइनल था और इसमें कुणाल पांड्या, जो कि लगातार, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वो, जब इंडियन जर्सी में वो खेलते हैं तो उतने अच्छे नहीं खेलते, मगर आरसीबी के लिए आज उन्होंने जी जान लगा दिया और जो 2 विकेट उन्होंने लिए तो आज वो मैन ऑफ द मैच हालांकि वो बनने, और बहुत ही और केवल 17 रन विशाल, मतलब ये अंडररेटेड परफॉर्मेंस है। इस जीत में शायद वो परफॉर्मेंस छिप जाए, लेकिन एक खेल एनालिस्ट के तौर पर विशाल, जब आप इस परफॉर्मेंस को देखते हैं कि एक प्लेयर जो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करना सबसे मुश्किल काम, और उस वक्त जब अहमदाबाद की पिच, हालांकि वो गुजरात के हैं, अहमदाबाद की उस पिच को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन 17 रन देकर 4 ओवरों में 2 विकेट और क्रूशल विकेट उस स्टेज पे लेना, हम उन अनसंग हीरो की भी बात करें आप। बिल्कुल, क्योंकि कुणाल पांड्या देखिए 3 सीजन मुंबई इंडियंस के साथ उस समय खेले थे जब 3 सीजन मुंबई इंडियंस जीती थी, तो जो फाइनल्स का जो प्रेशर का जो वो एडवांटेज लेकर आए और उन्होंने बता दिया कि भाई 3 फाइनल में खेल चुका हूँ, 3 बार मुंबई इंडियंस को जिता चुका हूँ, तो इसका जो एडवांटेज है मैं दिलवा के रहूंगा। और आरसीबी को उन्होंने पूरा ये दिलवाया है। गेंदबाजी शानदार रही और 17 साल से जिस तरीके से मजाक बनता था आरसीबी का एक तरीके से कि आरसीबी यार नहीं जीत पाती है, 3 बार पहले चोकर्स का टैग लगता था, चोकर्स का टैग लगता था, मगर आरसीबी खासकर विराट कोहली के लिए, अब विराट कोहली इसके बाद क्या निर्णय लेते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, कई कयास ये भी लग रहे हैं कि अब वो संन्यास का भी ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि T20 से इंटरनेशनली वो संन्यास ले चुके हैं, केवल ओडीआई खेल रहे हैं टीम इंडिया के लिए। आईपीएल क्या बहुत भावुक भी नजर आया जो अभी मोमेंट दिख रहा है। बिल्कुल भावुक वो बहुत हुए, क्योंकि 18 साल से एक फ्रेंचाइजी के लिए कई बार उनके पास ऑप्शन भी आए, दूसरे टीमों ने उनको बोला भी कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, मगर उन्होंने बोला नहीं, ट्रॉफी एक बार मुझे जितानी है आरसीबी को। तो ये जो इमोशंस उनका जो जुड़ा था, ये हमने देखा है आज विराट कोहली का जो इमोशंस है, ये टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी T20, उसमें भी इतने इमोशंस नहीं थे, 2011 के वर्ल्ड कप में भी नहीं थे और चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं थे, मगर आरसीबी के लिए जो जीत के जो इमोशंस दिखे ना, ये गजब ही था, मतलब वो मोमेंट ही गजब था। वो वाकई में वो आरसीबी को दिल से चाहते हैं और बता बिल्कुल विशाल, 18 साल तक आईपीएल खेलना, एक ही फ्रेंचाइजी के अंडर खेलना और विराट कोहली जैसा स्टारडम होना, उसके बावजूद एक ही टीम के साथ बने रहना, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो है इससे पता चल जाता है। छोटा एक इनपुट आपसे मैं ये समझना चाहूँगा छोटे छोटे परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि अगर पंजाब की बात करें तो शशांक सिंह और जॉर्ज इंग्लिश के अलावा शायद ही कोई प्लेयर दिखा जो मैच को ख़त्म करने की तरफ या पंजाब को आगे ले जाने की तरफ दिख रहा हो, सब स्ट्रगल करते ही नजर आए। तो क्या केवल जो पंजाब की टीम थी
पिछले कुछ मैच से केवल श्रेयस अय्यर पर ज्यादा डिपेंडेंट होने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा? आज की हार के बाद तो कह सकते हैं अविनाश बिल्कुल कि केवल और केवल सरपंच साहब जो हम कह रहे थे श्रेयस अय्यर को, केवल उस पर ज्यादा डिपेंडेंट थी पूरी पंजाब की टीम, क्योंकि शुरुआत से ही ऐसा लग नहीं रहा था कि उस फ्लो में दिख रही है पंजाब की टीम। जब आपके सामने 191 रन का टारगेट था तो वो फ्लो नजर नहीं आ रहा था। देखिए ज्यादा बड़ी हार भी नहीं हुई है, मगर वो फ्लो शुरुआत से ही नहीं दिख रहा था। शशांक सिंह ने बहुत कोशिश की, छत्तीसगढ़ के हैं, बहुत कोशिश की शशांक ने, मगर हाँ बात और है, देखिए छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह भले नहीं जीता पाए, मगर आरसीबी की टीम जो जीती है वो मध्य प्रदेश के उनके कप्तान रजत पाटीदार। ये तो एमपी के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है कि वहां का एक खिलाड़ी निकलता है, आरसीबी की कमान संभालता है। और 18 साल से जो विराट कोहली कप्तानी करते हुए नहीं कर पाए, फाफ डु प्लेसी नहीं कर पाए, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ नहीं कर पाए, वो रजत पाटीदार ने करके दिखाया है। मध्य प्रदेश का लड़का, इंदौर का लड़का, और काफी शानदार उसने खेल दिखाया और कप्तानी भी बहुत अच्छी की। तो एक तरफ पंजाब की टीम की बात की जाए तो पंजाब में आज बहुत सारे फ्लोज दिखे, जो कि हालांकि पूरा सीजन नंबर 1 पे रही, मगर आज फाइनल में जब परफॉर्म करना था तो थोड़ा सा चोक कर गए पंजाब की टीम। बल्लेबाजी चली नहीं, स्टोनिस फॉर्म में थे नहीं, बडेरा भी नहीं चल पाए, आर्या से भी उम्मीद थी वो भी नहीं चल पाए, सिमरन भी कोशिश कर रहे थे मगर नहीं चल पाए। मगर हाँ कहना पड़ेगा ठीक है आपने विशाल, फ्लो नहीं दिखा पंजाब की टीम जब खेल रही थी, तो किसी भी वक्त ये लगा नहीं केवल शशांक सिंह की बैटिंग को छोड़कर कि वो फ्लो में दिखती है। वो 4 बॉल डॉट कर रहे थे या 4-5 बॉल बाउंड्री नहीं आती, तब उसके बाद एक बाउंड्री आती थी और वो प्रेशर रिलीज शॉट की तरह दिखता था। वो एग्रेसिव डोमिनेंट पंजाब का जो गेम हमने पूरे आईपीएल में देखा था वो नजर नहीं आया। मैं आपसे छोटे छोटे इनसाइट्स लेना चाहता हूं, क्योंकि आरसीबी ये ट्रॉफी जीती है, 18 सालों बाद जीती है। इस पूरे फाइनल का जो प्रेशर था, क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि हमेशा से उनका मजाक बनाया गया, चोकर्स का टैग लगाया गया, लेकिन आज जो परफॉर्मेंस फाइनल में निकल के आई, पहले फिन सॉल्ट आए, ओपनिंग करे, हालांकि रन नहीं बना पाए, लेकिन आप देखिएगा छोटे छोटे नंबर्स हैं। 16 रन सॉल्ट ने बनाए, विराट कोहली एक की एंकर की तरह एक एंड पर खड़े रहे, मयंक अग्रवाल ने एक बैटिंग की, रजत पाटीदार का वो कैमियो हमने देखा, लिविंगस्टन का वो कैमियो हमने देखा, जितेश शर्मा का हमने वो बैटिंग देखी, 10 बॉल में 25 रन। एक तरफ विराट कोहली खड़े रहे और दूसरी तरफ से जो प्लेयर्स आते रहे वो लगातार चौके छक्के की बारिश करते रहे। क्या एक फॉर्मूले के साथ आरसीबी आई थी कि विराट कोहली एंड तक खेलेंगे और फिर जो दूसरे एंड पे बल्लेबाज हैं वो लगातार बैटिंग करते रहेंगे और पावर हिटिंग करेंगे? बिल्कुल एक रणनीति तो थी, क्योंकि देखिए फाइनल का प्रेशर एक अलग रहता है। अगर आप 180 से पार हो जाते हैं तो एक प्रेशर सेकंड रन चेसर की टीम को रहता ही है। तो वो उनका टारगेट 180 था, जैसे कि रजत पाटीदार ने बताया भी था कि 180 से ऊपर हम जितना भी बना लिया हमारे लिए प्लस होगा। तो 10 रन तो प्लस में वो ऐसे ही बना गए। हर प्लेयर एंकर की तरह खेल रहे थे अपने विराट कोहली, जो लगातार अच्छा खेल रहे थे, सदी पारी चल रही थी, और दूसरी तरफ से चौके छक्के। और जितेश शर्मा की मैं बात करूंगा अविनाश, जितेश शर्मा की जो पारी रही ना, हो सकता है वही आज टर्नओवर रही, क्योंकि 8 ओवर में जिस तरीके से उन्होंने 24 रन की पारी खेली है वो बहुत काबिले तारीफ थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक योजनाबद्ध तरीके से, प्लानिंग के तहत, और वो प्लानिंग जो है बहुत कारगर साबित हुई है आरसीबी के लिए। और गेंदबाजी भी बहुत अच्छी रही है। हैजलवुड ने आज अच्छी गेंदबाजी की, सधी हुई गेंदबाजी की, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। और जो बताया जा रहा था कि लगातार 9 खेले हैजलवुड और 9 फाइनल में सारे फाइनल्स को उन्होंने जिताया है। हैजलवुड जिस टीम में रहते हैं फाइनल में तो वो टीम जीतती है, वो रिकॉर्ड जो है वो बरकरार रहा। तो हैजलवुड भी लकी चार्म रहे, और सूर्य शर्मा भी 1 ओवर में 15 रन खाने के बाद उन्होंने भी अच्छा कमबैक किया। ओवरऑल देखा जाए तो आरसीबी ने आज जो प्लानिंग की होगी, और जो इतने दिनों से 2 महीने से जो आईपीएल चल रहा था, बड़े बड़े मुकाबले हुए, एक से एक मुकाबले हमको देखने को मिले, और ये आईपीएल बहुत ही बेहतरीन रहा है यंगस्टर के लिए भी। बहुत सारे सही मायनों में अगर कहा जाए तो एक टीम एफर्ट आरसीबी ने दिखाया है, छोटे छोटे परफॉर्मेंस और बड़े इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस। आपने कुणाल पांड्या का जिक्र किया, कितना शानदार उन्होंने बॉलिंग की, और हमें यश दयाल को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने जो 3 ओवर में 18 रन दिए और वो रन रोके जब पंजाब को एक गियर शिफ्टिंग की ज़रूरत थी, और तब वो ऐसा वाला ओवर करते हैं जब 3 ओवर में केवल 18 रन देकर वो रोकते हैं सामने वाली टीम को। तो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट हमें नजर आई आरसीबी की तरफ से। बहुत धन्यवाद विशाल हमारे साथ इस तमाम इनसाइट्स के लिए। इंदौर की राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में अपहरण का मामला सामने आया। यहाँ 8वीं की छात्रा का अपहरण करने की कोशिश की गई। छात्रा को होश आने के बाद उसने मामले की जानकारी पुलिस को दी। बताया कि गर्मी की छुट्टी होने के चलते वो एक कंपनी में काम करती थी, और वहीं जाने के दौरान एक गाड़ी में उसे महिला चढ़ाने की कोशिश करने लगी।
हालांकि अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। बच्ची है वो अपने घर से कोचिंग गई थी और कोचिंग से लौटते समय एक 4 व्हीलर गाड़ी आई जिसमें उस बच्ची को बैठा लिया गया। आगे जाके बच्ची उतर गई। किन परिस्थितियों में ये सारी चीज़ें हुई ये हमारी विवेचना का विषय है। हमने एफआईआर दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बच्ची से भी उन लोगों की हुलिया चिन्हित करवाई जा रही है। बहुत जल्द इस पूरे प्रकरण की जो सच्चाई है वो सामने आएगी। बिलासपुर के कोटा वन परिक्षेत्र के जंगल में लकड़ी तस्करों ने डिप्टी रेंजर पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में अरविंद बंजारे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर किया गया है। मामले में कोटा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लकड़ी तस्करों की सूचना पर डिप्टी रेंजर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान तस्करों ने डिप्टी रेंजर पर हमला कर दिया। इस घटना से वन विभाग में दहशत का माहौल है। वन कर्मियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं वन विभाग ने मौके से 17 नग सागौन का लट्ठा, एक ट्रैक्टर और एक पिकअप जब्त किया। ग्राम सेमरिया में अवैध रूप से सागौन लकड़ी की चोरी की जा रही है, जिस पर उनके द्वारा फॉरेस्ट की टीम बनाकर उसमें डिप्टी रेंजर सहित अन्य अधिकारी सभी लोग उपस्थित थे और वहां पर रेड कार्यवाही के लिए पहुंचे। वहां पर ग्राम सेमरिया में कुछ लोगों ने उन्हें शासकीय कार्य करने में बाधा पहुंचाते हुए उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज की है। इसमें 4 नामजद आरोपियों का नाम आया है जिनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। बिलासपुर के पूर्व विधायक अरुण तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। पोस्ट के सामने आने के बाद पन्ना नगर के रहने वाले रंजीत यादव ने अरुण के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। रंजीत यादव की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का प्रार्थी के द्वारा कल थाने में आकर शिकायत दर्ज कराया गया कि अरुण तिवारी नाम के व्यक्ति के द्वारा फेसबुक में प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है। इसका अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ग्वालियर में 2 बदमाशों के बीच गैंगवॉर हो गया। मारपीट के दौरान गोलियां चल गई, जिसमें भोला सिकरवार नाम का जो युवक था उसकी जान चली गई। उसका साथी पवन उर्फ कल्लू श्रीवास गंभीर रूप से घायल है। घटना हजीरा थाना क्षेत्र के लाइन नंबर 1 की है। पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल हजीरा थाना के बिरला नगर निवासी भोला सिकरवार और कल्लू उर्फ पवन श्रीवास अपने घर के पास किराने की दुकान पर खड़े थे। तभी वहां एक्टिवा सवार बंटी भदौरिया और अन्य 5 साथियों के साथ वो पहुंचा, गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। ताबड़तोड़ गालियां देखते देखते उसने चला दी, जिससे गोली पैर में लगी और भोला के पेट में लगी। किराने की दुकान पर गया था घर का सामान लेने के लिए। वहाँ पे शिवा राजावत, रानू राजावत, बंटी भदौरिया और 5 और अन्य लोग, उन सबने मिलकर एक राय होकर उसमें गोली मारी। उसके पेट में लगी है, एक साथ में लड़का उसके लगी है। क्या वजह क्या है, क्यों मारी? पहले से उससे लड़ाई चल रही है। हजीरा थाना अंतर्गत गली नंबर 1 में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें भोला सिकरवार और पवन उर्फ कल्लू को गोली लगी थी। यह गोली संभवतः बंटी भदौरिया और उनके साथियों द्वारा चलाई गई है। इसमें जो है अभी भोला सिकरवार की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई और जो है पवन है वो स्टेबल है, उसके राइट लेग में गोली लगी है। रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट में सड़क की ओर अवैध रूप से शटर खोलने वाले दुकानों के खिलाफ नगर निगम ने सालों बाद कड़ी कार्रवाई की। मंगलवार को निगम की टीम ने 19 दुकानों को सील किया। कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने प्रदर्शन भी किया। व्यापारियों का कहना है कि उनके पास नियमितीकरण है, उसके बाद भी निगम ने बेवजह कार्रवाई की है। कमिश्नर को न सिर्फ कपड़ा मार्केट ही दिखता है, माली रोड नहीं दिखता है। जहाँ इतना जाम होता है, सब कुछ होता है, ये कपड़ा मार्केट ही दिख रहा है। आज सबसे बड़ा मार्केट है, रिटेल मार्केट हो गया है पंडरी कपड़ा मार्केट। अरे सामने से रोड पे डिस्प्ले नहीं होगा, दरवाजा नहीं होगा तो कस्टमर कहाँ से आएगा? पूरा नियमितीकरण किया हुआ है, हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे नगर निगम वाले यानी बहुत ज़बरदस्ती और कार्रवाई हो रही है। हमारे पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं कि हम खोल सकते हैं दरवाज़ा। अगर ट्रैफिक का मुद्दा है और ट्रैफिक अगर जाम हो रही है तो कपड़ा मार्केट के सामने जो इंदिरा व्यावसायिक परिसर है
वो जो नया बना अभी 5-7 साल 10 साल पहले, उनको कैसे उनको इजाज़त मिली कि रोड की तरफ उन्होंने दुकान का शटर खोलेंगे? नियमितीकरण अलग चीज़ होती है, दरवाज़ा खोलना अलग चीज़ होती है। दरवाज़ा चूँकि बाहर अंदर से इनका सबका है, बाहर से दरवाजे का कहीं कोई इनका न तो प्रावधान रहा है, न कब कुछ रहा है, न स्वीकृति में है। इस कारण से जो है इनको बाहर से बंद। हमने कपड़ा व्यवसायियों से बात की और उनको कहा कि अगर आपके पास कागजात हैं, दस्तावेज हैं, तो आप उपलब्ध करवा दीजिए। और लगातार हमारे पास इस विषय को लेकर शिकायतें आ रही हैं, तो हमने उनको समय भी दिया, मगर पिछले 2 महीनों से उन्होंने हमको कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया। इसलिए जनहित को देखते हुए ये कड़ा निर्णय लिया गया है। और जो व्यवसायी वर्ग हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगी कि जनहित में कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, वो नगर निगम का सहयोग करें। छत्तीसगढ़ में 6वें चरण की काउंसलिंग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मंगलवार में 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने बीजेपी एकात्म परिसर के आगे प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार शामिल थी। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। डीएड अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सहायक शिक्षक पदों की भर्ती की 5वीं काउंसलिंग के दौरान 1316 पद खाली थे, 984 अन्य पद थे, लेकिन विभाग ने एक पद के खिलाफ एक उम्मीदवार को ही बुलाया। खबर रायपुर से है, जहां धरसीवा के तर्रा गांव में ग्रामीणों ने लाइन खींचने और टावर लगाने का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। विरोध को देखते हुए विधानसभा थाना से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। इसके बाद स्थिति पर काबू पाया गया। दरअसल दलदल सिवनी इलाके में एक नया 220/132 kV का सब स्टेशन लगाया जा रहा है, जिसे दिसंबर 2025 तक पूरा करने का टारगेट है। लाइन खींचने का काम जारी है। इसी बीच मंगलवार को तर्रा गांव के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। पिछले हमारा जो प्लान था उसमें प्लान किया गया था और उसका निर्माण कार्य जो है सबस्टेशन का और उससे संबंधित लाइन 220 kV लाइन जो हम रायता से लेके आ रहे हैं, धरसीवा के पास जो रायता में हमारा 400 kV केंद्र है वहाँ से लेके आ रहे हैं, उसका कार्य प्रगति पर है और उम्मीद है कि इस वर्ष दिसंबर तक कार्य पूर्ण करके उसको ऊर्जीकृत कर देंगे। रायगढ़ के लाल टंकी इलाके में स्थित एक आइस फैक्ट्री में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। सिलेंडर फटने से फैक्ट्री संचालक की मौत हो गई, जबकि एक श्रमिक घायल है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में बर्फ लेने आए 2 लोगों को भी हल्की चोट आई है। यह हादसा तब पेश आया जब फैक्ट्री संचालक कंप्रेसर में गैस रिफिल कर रहा था। एक आवाज सी आई और आवाज धमाका पता चला नहीं, क्योंकि गैस फटने की आवाज कभी मैंने भी नहीं सुना था। तो मैं स्वयं भी अपने घर के चारों तरफ, मैं मेरे बच्चे चारों तरफ देख रहे थे क्या का आवाज है, पता नहीं चला। किंतु 5 मिनट बाद ही मोहल्ले से रिंग आ गया कि सिलेंडर बर्फ फैक्ट्री में फट गया है। यहाँ लाल टंकी के पास सुभाष आइस फैक्ट्री है, जहाँ के जो संचालक है संजय सहगल करके, उनके द्वारा यहाँ पर बर्फ बनाने का काम किया जाता था। आज कुछ दुर्घटना के कारण उनको इलाज के लिए केजीएच हॉस्पिटल ले गए थे, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। साथ ही उनके जो सहयोगी थे अमन पटेल करके, उनको भी चोट आया है, जिनको इलाज के लिए आरएल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जबलपुर के पशु चिकित्सा केंद्र में शनिवार 31 मई की रात हुए अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ। विभागीय अधिकारियों ने पुष्टि की है, अग्निकांड में पशु चिकित्सा केंद्र में रखी करीब 50 लाख रुपए की दवाएं जलकर खाक हो गई हैं। पशु चिकित्सा विभाग मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर रहा है। साथ ही आधारतल थाना पुलिस भी इस अग्निकांड की जांच कर रहा है। बता दें कि 31 मई की रात जबलपुर के आधारतल इलाके में स्थित पशु चिकित्सा केंद्र में भीषण आग लग गई थी। पशु चिकित्सा केंद्र में दवाओं का गोदाम भी था, जिसमें रखी दवाइयां जलकर खाक हो गई थी। अग्निकांड से करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसके चलते पुलिस जांच के अलावा विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। अब ये इसका कारण तो अज्ञात है, क्योंकि ये जब तक विस्तृत जांच नहीं होगी, लीगल जांच जैसे पुलिस भी करेगी और हमारा डिपार्टमेंट भी करेगा, तभी हम कुछ बता पाएंगे। दवाइयाँ तो पूरी जल गई है A to Z। लगभग कितनी दवाइयाँ थी? लगभग तो वही 40-50 लाख के करीब। रायपुर में एक युवक की हत्या कर दी गई है। राजा तांडेकर नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है। आरोपी फरार हो गया है, पुलिस तलाश कर रही है। तेली मादा थाना क्षेत्र की काशीराम नगर की घटना बताई जा रही है। राजा तांडेकर नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। तो रायपुर में चाकूबाजी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजा तांडेकर नाम के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी फरार है,
पुलिस तलाश कर रही है। तेली बांधा थाना की काशीराम नगर की यह घटना है। एक और युवक की हत्या हो गई रायपुर में। चाकूबाजी के जो मामले हैं रायपुर में थमने का नाम नहीं लेते और चाकूबाजी की घटना एक और सामने आई और एक युवक की जान चली गई। कानून और प्रशासन पर सवाल तो उठने लाजमी है कि चाकूबाजी के मामले आखिर थमते होते क्यों नहीं। तो एक और चाकूबाजी का मामला रायपुर में सामने आया है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र के काशीराम नगर की यह घटना है, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई, चाकू मारकर हत्या की गई है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, कैसे हुआ ये वारदात, जरा बताएं। देखिए, पुलिस के मुताबिक जो शुरुआती पूछताछ की गई है उसमें बताया जा रहा है कि ये जो हत्या हुई है राजा तांडेकर की काशीराम नगर में, वहाँ पे बताया जा रहा है कि ये वर्चस्व नशे के सामान को लेके वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और उसी के चलते ये हत्या की गई है। और अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि इसमें जो आरोपी है वो नाबालिग है और अभी उसको हिरासत में ले लिया है थोड़ी देर पहले, क्योंकि मौके से वो चाकू मारने का फरार हो गया है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें वहाँ पे जो इलाका है काशीराम नगर, वहाँ पे नशे की बिक्री को लेके ये विवाद इन लोगों के बीच में चल रहा था। राजा तांडेकर और वो जो नाबालिग आरोपी है, उसमें आज दोनों का आमना सामना हुआ और जो खंडरनुमा एक जगह है, सुनी जगह, वहाँ पे दोनों की बहस हुई। बहस होने के बाद ये विवाद इतना बढ़ा कि अपने साथ जो आरोपी नाबालिग है वो चाकू लेके आया था। उसने उसकी जान पे, पेट में और कई शरीर में कई जगह पे वार किया है। उसके बाद उसको वहाँ स्थानीय लोगों ने उसको अस्पताल पहुंचाया, पुलिस को सूचना दी, लेकिन वहाँ अस्पताल, अम्बेडकर अस्पताल में मौजूद जो डॉक्टर थे उन्होंने उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन 24 घंटे में ये दूसरी एक बड़ी हत्या की वारदात जो है राजधानी रायपुर में सामने आई है और अभी जो नाबालिग है जो काशीराम नगर में रहता है उससे पूछताछ की जा रही है। जी, नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया। इधर भिलाई से एक महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह हिरासत में ले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप उन पर लगा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वैशाली नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। सीएसपी समेत अन्य थाने से प्रभारी वैशाली नगर पहुंचे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं बृजमोहन सिंह, हिरासत में उन्हें ले लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप उन पर लगा था। बीजेपी ने शिकायत की थी और सीएसपी समेत अन्य थानों से प्रभारी वैशाली नगर पहुंच चुके हैं। भानु प्रतापपुर में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस फोर्स को बड़ी सफलता मिली। जवानों ने सर्चिंग के दौरान थाना कोयलीबेड़ा क्षेत्र के टेकापानी गांव से विस्फोटक और अन्य नक्सल सामग्री बरामद की है। मौके से बीजीएल जैसे घातक विस्फोटक, नक्सली वर्दी, अन्य सामान बरामद किए हैं। खबर मंडला से है, जहां जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा का एक अनोखा ही अंदाज देखने को मिला। कलेक्टर अपने बंगले से साइकिल में जिला योजना भवन पहुंचे, जन सुनवाई में शामिल हुए। कलेक्टर के इस अंदाज को देखकर हर कोई चौंक पड़ा। कलेक्टर ने कहा कि साइकिल चलाना सेहत के लिए फायदेमंद है। ये भी कहा कि कोरोना काल के बाद से देखा है कि ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी जो बीमारियां हैं ये बढ़ी हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आदमी सेहतमंद रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग दिवस भी है और ये बस लोगों को जागरूकता के लिए कि कोविड के बाद से सभी व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं न्यूज़ कि कई युवा साथी हमारे हैं जिनमें हार्ट अटैक से जैसी संबंधित समस्याएं देखने को मिल रही हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने साइकिल की अनूठी पहल की। वो राष्ट्रीय साइकिल दिवस पर गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के दौरे पर पहुंचे थे। उनका कार्यक्रम सिर्फ कोटमी के अस्पताल परिसर में सांकेतिक रूप से साइकिल चलाना निर्धारित था और उसी मुताबिक मंत्री साइकिल पर बैठे भी, लेकिन अचानक वो साइकिल चलाते हुए
अस्पताल परिसर से बाहर निकल गए। उन्होंने कोटमी अस्पताल से सकोला तिराहे तक करीब 1 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। उनके साथ कलेक्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष, बीजेपी नेता भी साइकिल चलाते नजर आए। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा साइकिलिंग का कार्यक्रम रखा गया था और काफ़ी आनंद आया। हॉस्पिटल से लेकर मुख्य मार्ग चौक तक एक लंबा सफ़र साइकिल से करके अपने पुराने बचपन के दिन भी याद आ गए। साइकिल चलाना आर्थिक दृष्टि से भी एक बड़ा फायदेमंद है। 21 सितंबर 2021 को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर को हवाई मार्ग से रायपुर से जोड़ने की सेवा शुरू हुई थी। इसके बाद बस्तरवासियों को एक उम्मीद जगी थी कि प्रदेश की राजधानी अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है। यह बस्तर को रायपुर से जोड़ने का तेज और सुविधाजनक तरीका था, लेकिन 4 साल बाद बस्तर के निवासियों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। लोग गुस्से में भी हैं। उनका कहना है कि हवाई सेवा शुरू होने से उनका काम आसान हो गया था, लेकिन हवाई सेवा बंद होने से बड़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हम व्यापारी दृष्टिकोण से ज्यादा दिन अपनी दुकानें छोड़ करके बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो हम सोचते हैं कम से कम समय लगे, तो उसके लिए फ्लाइट बहुत जरूरी है। यहाँ से कनेक्टिविटी मिलती है तो हमारे 24 घंटे के सफर कुछ घंटों में कवर हो जाते हैं। किसी भी मेडिकल पर पेशेंट को ले जाने में हमें बाई रोड काफी समय व्यर्थ होता है, जिसमें उनकी जान को बहुत खतरा होता है। ये तो अनिवार्य आवश्यकता है भाई। इनको तो पहले तो क्या प्राइवेट अपना सरकारी चल रहा था, उसके बाद निजीकरण कर दिए, तो अपने फायदा देख के चालू कर रहे हैं, अपना फायदा देख के बंद कर दे रहे हैं। ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि नियमित चलनी चाहिए, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो। नहीं, अभी हम बाकी अलग अलग एयरलाइंस से बात कर रहे हैं। 1-2 एयरलाइंस हमारा ऑफर भी दिया गया है, वो अब शासन स्तर में उसका निर्णय लेने के लिए गए हैं, तो शासन स्तर से जैसे निर्णय होगा फिर स्टार्ट करेंगे। राम मंदिर में राम दरबार के विराजमान होने से पहले प्रभु राम से मिलने भगवान श्री कृष्ण भी पहुंच चुके हैं। मुंबई का एक परिवार अपने साथ भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी प्रतिमा लेकर अयोध्या पहुंचा। इस परिवार ने भगवान श्री कृष्ण को अयोध्या के मठ मंदिरों का दर्शन कराया। मुंबई से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु ने बताया कि हमने सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को भगवान श्री कृष्ण को सरयू में स्नान कराया, उसके बाद हर जो प्रसिद्ध स्थान है अयोध्या का, वहाँ उसे वो लेकर गए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ और अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे मैंने इतने बड़े ये की दर्शन हो गई है। सर बहुत जो है खुशी की अनुभूति है। जो है हम लोग काफ़ी जो है मतलब मेहनत करके जो भी चीज़ें रहा प्रभु जी को जो है टेंट से जो है वापस जो है भव्य मंदिर में जो है दिया गया। ये मैं योगी सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा मंदिर जो है एक स्वच्छ है, एक अच्छा जो है एक अच्छा जो है वो रहे। बहुत अच्छा लगा हमें घूम के और हमेशा हमको भगवान यहीं बुलाए और हमारा एक घर भी बनवाए यहाँ पे। अच्छा लगा राजा राम का दर्शन करके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ का पहला 24 घंटे सैटेलाइट न्यूज चैनल लॉन्च। योग गुरु बाबा रामदेव ने किया उद्घाटन। अपना सैटेलाइट चैनल एक माध्यम है जिनकी आवाज सत्ता की ऊंची गलियारों तक नहीं पहुंच पाती है, तो बेजुबानों की आवाज है और प्रतिभाओं के लिए एक मंच है। हर कहानी एक दिन नया मोड़ लेती है। 17 साल पहले इसी बिल्डिंग से छत्तीसगढ़ को पहला सैटेलाइट न्यूज चैनल मिला था, जो आज स्थापित हो चुका है खबरों की दुनिया के भरोसेमंद ब्रांड के तौर पर। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि यात्रा सतत जारी रहे। वक्त है बदलाव का, वक्त है नई बिल्डिंग में खबरों की नई कहानी लिखने का। ये उम्मीदों की बुलंद इमारत है। ये 17 साल के संकल्पों की परिणति है। ये नए IBC 24 की उड़ान का आकाश है।
ईंट दर ईंट विश्वास और संकल्प के साथ एक विराट स्वप्न ने आकार लिया है। जमीन से आसमान तक का ये सफर इंच इंच कर आगे बढ़ा। अब से यही है IBC 24 का नया पता, नई पहचान। ये बिल्डिंग सिर्फ ईंट और सीमेंट से खड़ी बुत नहीं है, बल्कि ये हमारे साझे सपनों का प्रतीक भी। धीरे धीरे आकार लेता गया संकल्प, युद्ध स्तर पर चलता रहा निर्माण। रायपुर में एक विश्व स्तरीय मीडिया फ्लेक्स की स्थापना चुनौती भरी थी। बुलेटिन किया है, ट्रायल किया है, आज की तारीख 15 मई 2025। लेकिन बड़ा करने का जज्बा और बेहतर होने की जिद के आगे आखिर समस्याएं भी हारती गईं। IBC 24 के सपने को हकीकत में बदलता देखना केवल एक सफलता नहीं, एक नई शुरुआत है। ये हर उस सपने की जीत है जो कभी अधूरा लगा था। बिल्डिंग बदली, पता बदला, रंग रूप बदला। अब नया IBC 24 सामने है। नए जमाने, नई तकनीक, नए अंदाज के साथ। पर ध्येय वाक्य वही, सवाल आपका है।